नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह और सवालों के चक्रव्यूह में मेरे साथ हैं सांसद धर्मवीर सिंह। आपका स्वागत है धर्मवीर। धन्यवाद। सबसे पहले तो जब मैं सांसद की बात करती हूँ, लंबे अरसे से आप राजनीति में हैं, भले ही पार्टी बदल ली, लेकिन आप विधायक रहे। विधायक से अब सांसद तक का सफर, इस ट्रांजिशन को कैसे देखते हैं आप? देखो ना, स्टेट में जब हम राजनीति करते थे तो दायरा छोटा था। हाँ। हम केवल अपने स्टेट की बात सोचते थे, लेकिन अब क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, हमें समस्याएं भी अलग अलग हैं, बहुत सी भाषाएं हैं, भौगोलिक स्थिति से भी ये देश कहने के लिए भारत है, लेकिन अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, और फिर भी देश एक है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है पार्लियामेंट में जब बैठते हैं तो। नॉर्थ ईस्ट के आदमियों की अलग विचारधारा है, दक्षिण भारत के लोग अलग से, उनकी डिमांड है, सोच है, कैसे डेवलपमेंट की जा सकती है सारा देश। लेकिन खुद को कहाँ देखते हैं, क्योंकि आप देखा जाए तो प्रदेश की राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहे और फिर चंडीगढ़ विधानसभा में बैठना और अब एकदम से प्रदेश की राजनीति से दूर होकर पार्लियामेंट में बैठना, आप इस फर्क को किस तरह से देखते हैं? खुश हैं या फिर प्रदेश की राजनीति से जुड़ाव आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हैं? नहीं, देखो, एक एज होती है। हाँ। हम अब 59 साल का हो जाऊंगा मैं 24 नवंबर को। एक एज है जिस एज में हमने गांव के विकास के लिए काम किया, जब हम पंचायत समिति के चेयरमैन थे। फिर 27-28 साल के बाद जैसे जैसे हमने स्टेट की राजनीति में एंट्री की तो स्टेट में काम करने का अलग चाव था। अब इस एज के बाद हमारी सोच यही है कि देश मजबूत कैसे हो, हम सलाह कैसे दे सकते हैं, यानी अपना योगदान भारतवर्ष के लिए क्या हो सकता है। और समय जब होता है तो ये नहीं कि आप बचपन का काम बचपन में करो, जवानी का काम वहाँ उस फील्ड में करो। अब एज के बाद हमारी सोच यही है कि हम देश के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो हमारे लिए यही स्थान ठीक। लेकिन कुछ करने का जज्बा हो तो कहा जाता है कि उम्र के बंधनों में बंधकर आप नहीं कर सकते हैं, और ऐसा नहीं लगता है कि एज फैक्टर आप पर कहीं भी दिखाई देता है। मैं लोकसभा में नहीं, देखो ऐसा है, सर्विस सेक्टर में हम 60 साल वाले को रिटायर कर देते हैं। हाँ। राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो यही है। नहीं, मेरी अपनी सोच ये है कि जो आदमी ठीक काम कर सकता है वो करे, लेकिन स्वेच्छा से। हमने 60 या मैक्सिमम 65 के बाद अपने आप को दूसरी विचारधारा में डालना चाहिए। एक्टिव काम जो करता है वो करे, लेकिन बतौर सलाहकार जिस प्रकार से राज्यसभा बनाई गई है बुजुर्गों के लिए, तो 65। यानी आप मानते हैं कि राज्यसभा बुजुर्गों के लिए? हाँ। नहीं, देखो, अपर हाउस का मतलब यही था। मैं बहुत से लोकसभा के सांसदों को देखता हूँ, अब जब हम पार्लियामेंट में बैठते हैं या सेंट्रल हॉल में बैठते हैं, डिबेट चली हुई होती है और कुछ आदमी नींद आ जाती है। सही कह रहे हैं। इसका मतलब शारीरिक तौर पर वो ये मानता है कि मैं पूरी तरह से एक्टिव नहीं हूँ। हाँ। इसलिए मेरी तो अपनी सोच ये है कि मैं 59 का हो जाऊंगा, 5 साल है लोकसभा चुनाव के, हमने इसके बाद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हमें केवल सलाह देनी चाहिए, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। प्रधानमंत्री जी 75 साल तक काम करें, उसके नीचे जो भी हैं वो एक नया देश है, नया भारत है, नए लोग राजनीति में आए ताकि देश मजबूत हो। यानी आपने ये डिसाइड कर लिया उसके हिसाब से कि अगले 5 साल के बाद आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल, मेरी तो अपनी ये सोच है कि हम भविष्य का चुनाव नई पीढ़ी को लड़ाए, नए लड़कों को मौका देंगे। हाँ, तो यानी आपने ये अपनी प्लानिंग पूरी कर ली। बहुत अच्छी प्लानिंग है, लेकिन धर्मवीर जी, मैं मानता हूं कि हम अपनी बात पर डटे रहें। हाँ, आपकी अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी प्लानिंग है। पहले प्रदेश की राजनीति में आपने अपने दम पर राजनीति की, मानती हूँ इस बात को, विधायक रहे, सब कुछ रहे आप। उसके बाद जब वहां पर परिस्थितियां ठीक नहीं तो फिर लोकसभा में भी आप आ गए। वो सिचुएशन बहुत अच्छी थी जिसको आपने बहुत अच्छे से कैश ऑन किया। अब आपको ये लगता है कि 5 साल बाद, जैसा कि आपने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आपने ये इंडिकेट कर दिया कि मैं राज्यसभा जा सकता हूं। नहीं, राज्यसभा क्यों जा सकता हूं? हम सोशली समाज को सुधार करने के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे प्रोग्राम दिए हैं। उदाहरण के तौर पर स्वच्छता का, सफाई का। चारों तरफ बीमारी थी, हर आदमी सोचता था, लेकिन इस प्रकार की पहल पहले किसी ने नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मान लिया, बहुत अच्छी बात है। राजनीति में स्वच्छता कब आएगी, ये एक अहम सवाल है। स्वच्छता आनी चाहिए हर तरफ, बिल्कुल आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। राजनीति में स्वच्छता कब आएगी? अब एक शुरुआत हुई है। अब देखते होंगे आप
जो भी केंद्र में मंत्री बने हैं हाँ, पूरा टाइम ऑफिस में देते हैं, बेकार की बात नहीं। हाँ। प्रधानमंत्री जी का भय भी है, उनकी गाइडलाइन भी है। मान लिए, लेकिन स्वच्छता की बात जब आती है तो वो भी आता है कि दागी मंत्रिमंडल, यूपीए में जितने दागी थे उससे ज्यादा कहा जाता है कि बीजेपी के मंत्रिमंडल में दागी। वहां की स्वच्छता कब आएगी जब आप इतनी चलो ईमानदारी से बात कर अब रहे हैं? तक कोई भी स्कीम दिखाइए, वहां तो लाखों करोड़ के स्कीम थे, कोई एक आप उदाहरण दीजिए कि इसने इतना पैसा वहां खा। नहीं, मुझे अच्छा लगेगा जैसे आपने ईमानदारी से बात कही कि राजनीति में एक एज होनी चाहिए, उसी तरह से अगर आप ये भी कहें, हमें ये नहीं कहना है कि उनके राज्य में इतने स्कैम थे तो हमारे राज्य में इतने स्कैम है तो हम बढ़िया। हमारे स्कैम है ही नहीं। हाँ, मैं कहता हूं आज हर आदमी केवल देश की मजबूती के लिए काम करना चाहता है, ईमानदारी से काम करना चाहता है। यही एक नई शुरुआत है। यानी आप ये स्ट्रांगली मानते हैं कि नई पीढ़ी को, नए लोगों को राजनीति में जगह बिल्कुल मिलनी चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह से बदली हुई परिस्थितियां, क्योंकि भले ही आप आज पार्लियामेंट में हैं लेकिन आप अपनी प्रदेश, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने हल्के की जनता से दूर नहीं है। प्रदेश की बदली हुई राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, आज हमारी वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी है, 47 सीट मिली हमें 90 में से। आप देखते होंगे कि मंत्रिमंडल सुलझा हुआ मंत्रिमंडल बना है। खट्टर साहब सुबह सही 9 बजे ऑफिस में चले जाते हैं, बाकी मंत्री भी समय पर जाते हैं। कहीं से भी आपको क्षेत्रवाद की बात, जातिवाद की बात आपको नज़र नहीं आ रही। हर जगह आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात लीजिए, ऊपर का असर नीचे तक आया है। और जहाँ तक दूसरी पार्टियाँ हैं, विपक्ष में लोकदल भी है, कांग्रेस भी है, और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो जिनसे सत्ता चली गई हाथ से, वो उसी पुराने ढर्रे पर खड़ी हैं, उसी पुराने पर। मैं हैरान हूँ, आज से 4-5 दिन पहले कांग्रेस के 2 नेता, पार्टी का प्रधान भी और विधायक दल की नेता भी, भिवानी में एक उन्होंने बयान दे दिया कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम प्रदेश में आग लगा देंगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने अखबार भी पढ़ा, लोगों ने बताया, मैंने कहा ये क्या कह दिया। क्योंकि आजकल संत रामपाल उसके अनुयायी कुछ इस प्रकार का माहौल प्रदेश में पैदा कर रहे हैं, जुडिशरी से, कानून से सीधा टकराव करके। मुझे लगता है वो उसके संदर्भ में ऐसी वैसी बात कही होंगी। लेकिन आप बताइए, उनकी उम्र भी कुछ महीने के बाद 60 साल की हो जाएगी। 60 साल का मतलब है कि वो बूढ़ी औरत है। उसने वो बातें नहीं करनी चाहिए। 60 साल में हमारी पेंशन हो जाती है हरियाणा में, सम्मान वर्गों की सम्मान पेंशन, और 60 साल की एक बूढ़ी औरत ऐसी बात करे, जचता नहीं। आग बुझाने की बात करनी चाहिए, आग लगाने की बात ऐसे माहौल में आप करते हो। लेकिन क्या आप मर्द और औरत को अलग तरह से क्यों आते हैं? मर्द कुछ कहे तो जायज, औरत ने कुछ कह दिया तो इस उम्र में ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना मुझे चाहिए। नहीं पता किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया, लेकिन मैं बयान की बात बयान दिया उन्होंने, औरत और मर्द की बात को कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो राजनीतिक है, राजनीतिक, वो महिला भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है। लेकिन उसका बहुत, उसने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। क्या इस एज में, इस बुढ़ापे की उम्र में, क्या उसके मुंह से ये बातें अच्छी लगी कि हम आग लगा देंगे? क्या अच्छी लगी बताइए मुझे। आग बुझानी चाहिए या लगानी चाहिए? सबको पता है कि कानून अपना काम कर रहा है, और कानून की लड़ाई ये जो संत रामपाल के अनुयायी जिस प्रकार लड़ रहे हैं, और ऐसे समय पे ऐसी उकसाने वाली बात कहना कि हम आग लगा देंगे हरियाणा को। हरियाणा में तो अगर हर आदमी है, हर आदमी जल जाएगा, पशु पक्षी भी जल जाएंगे, पेड़ पौधे भी नहीं बचेंगे। तो आप कांग्रेस की नई किरण से आपकी ये उम्मीद है, हालांकि बड़ा आपका रिश्ता उनके साथ, मैं तो यही कहूंगी बड़ा उनकी राजनीति अलग है, उनकी राजनीति अलग है, कांग्रेस की हमारी। तो कांग्रेस की नई किरण से आपको कुछ ज्यादा उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही? मुझे मैं तो केवल कंडम करता हूँ उस भाषा का, ये शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। अच्छा चलिए, आपका बहुत पुराना रिश्ता कांग्रेस के साथ रहा है, वहाँ पर कई लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, उनमें आप भी एक थे। कई लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इल्जाम भी लगाए, और अब बदलाव आया है, वहाँ पर किरण चौधरी के हाथों में ये कमान दी गई है। आपको लगता है कि इस बदलाव से कुछ फर्क पड़ेगा, या ये टू लेट है, या फिर अभी भी जिसको लीडर बनाया गया है वो उस कैपेबिलिटी का नहीं है? कांग्रेस की विचारधारा जो 70 साल से थी वही आज है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। विचारधारा होती है अलग अलग। उनकी विचारधारा है कि आप अपने आप को प्रमोट करो,
जिस प्रकार से ढर्रा चल रहा है उस प्रकार चलाओ, खाओ खाने दो। यहाँ अलग है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सीधा सवाल है, सीधा मैसेज है, ना खाऊं ना खाने दूं, केवल देश के लिए करो जो भी करना है। वहाँ वो केवल अपने लिए करते हैं। वही पहले था, वही आज है, और मुझे लगता है वही आगे रहेगा। तो इस नेतृत्व परिवर्तन से जो विधायक दल के नेता किरण चौधरी बनी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को थोड़ा सा साइडलाइन किया गया, आपको नहीं लगता कि कुछ भी फर्क पड़ेगा? उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन वो एक विधायक हैं। मुझे लगता है विधायक दल की नेता नहीं, विधायक की नेता है सिर्फ। क्योंकि मुझे आज तक तो उनके साथ जो बाकी 14 विधायक हैं उनकी पार्टी के, अभी तक मैंने किसी अखबार में नहीं पढ़ा कि उनका साथ उनको मिल रहा है। मैंने तो नहीं पढ़ा। तो इनफाइटिंग जो कांग्रेस में पहले थी वो आज भी उसी लेवल पर बरकरार है, वो उसी तरह से। आप अभी विपक्ष को किस तरह से देखते हैं हरियाणा की सियासत में? लोकदल है, कांग्रेस है? नहीं, आज भी विपक्ष अगर है तो वो लोकदल है, कांग्रेस विपक्ष नहीं है। कांग्रेस तो एक टोला है, अलग अलग विचारधाराओं का टोला, कि किसी प्रकार ये माड़ हमें हाथ लग जाए और हम फिर बांट कर खा लें। कांग्रेस तो यही है अभी। अच्छा, बतौर एमपी आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं? खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, खुद के लिए क्या प्रायोरिटीज आपने सेट? मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही रहेगी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संदेश दिया है, सफाई का, स्वच्छता का, ग्राम आदर्श ग्राम योजना का, उसी प्रकार का पूर्ण पार्लियामेंट शहर और गांव मिलाकर हम सबसे पहले ये टारगेट हम पूरा करें। चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे वो विकास का मामला हो। जितनी समस्याएं खासकर गांव में हैं, 1000 के आसपास छोटे बड़े गांव हैं मेरी लोकसभा क्षेत्र में, 5-6 बड़े छोटे शहर हैं। हम जो भी हमें प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बात हो या शहरी क्षेत्र की, जो भी हमें अलग अलग महकमे से फंडिंग होती है उसका सही यूटिलाइज करके हम अपने एमपी लेड को भी सही तरह से यूटिलाइज करके हम हर शहर में अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग से मशीनरी भी दे प्रोवाइड करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से भी, अपने फंड से भी, और लोगों को पूर्ण रूप से जागरूक करेंगे हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, पानी के मामले में, बिजली के मामले में, सफाई के मामले में। उदाहरण के तौर पर हम समझाएंगे कि ये बिजली यूटिलाइज, इसको ज़रूरत है सबकी, बगैर बात इस बिजली को ख़राब मत करो। प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन के बच्चों को भी हम बताएंगे कि तुम अपने माँ बाप को, अपने सराउंडिंग ये माहौल पैदा करो। लोगों की पार्टिसिपेशन कैसे हो सकती है बिजली बचाने में, पानी बचाने में, उसका ठीक उपयोग हो। बूंद बूंद से हम फसल कैसे बढ़ा सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। हम साफ सफाई करके उस गांव से बीमारी दूर कैसे कर सकते हैं। यानी हर चीज़ की प्रायोरिटी में मेरी सोच ये है कि मैं जो प्रधानमंत्री जी ने जो एक नई सोच दी है उसमें हमारा स्थान सबसे ऊपर कैसे है। अच्छा, अभी आपने एक योजना की बात की जो काफ़ी आजकल चर्चाओं में है, मॉडल विलेज बनाने की, जहां पर एक एमपी को एक विलेज पे करना है, जिसका कुछ क्राइटेरिया भी है। वो आपका अपना गांव ना हो, आपके किसी रिश्तेदार का गांव ना हो, उसकी 5000 से ज़्यादा की आबादी हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, सेक्स रेशो उसकी कितनी होनी चाहिए। तो ऐसा जो गाँव आपने चुना, उसी को क्यों चुना? उसमें क्या खासियत आपको लगी कि वही सबसे पिछड़ा हुआ? एक तो हमारा वो इंटीरियर में, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में 21 डिस्ट्रिक्ट हैं, महेंद्रगढ़ सबसे पिछड़ा जिला था जी। वहाँ पर मैंने दोंगड़ा अहीर, जो अटेली विधानसभा क्षेत्र का एक इंटीरियर का गांव है, इसलिए चुना क्योंकि वहाँ प्रशासन पहुँच नहीं पाता था, और वो दूरी पर होने की वजह से वहाँ और बड़ी समस्याएँ थी, पीने के पानी की, आने जाने का रास्ता, साफ सफाई। तो हम कोशिश यही करेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों से, लोगों के पार्टिसिपेशन से बहुत जल्दी, मुझे फ़ायदा इस बात का भी है कि हरियाणा प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट BRGF में भी हैं, बैकवर्ड रीजन में, सिरसा और महेंद्रगढ़। हम उनके माध्यम से जितना फंडिंग मिलता है हमें, लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, यानी चाहे वो मनरेगा के माध्यम से हम उनसे काम करवाएं, उनको वो वेजेज भी दें, उन लोगों की आदत बनाएं कि हर परिवार का एक आदमी कम से कम 1 घंटा आप अपने घर, उसके अड़ोस पड़ोस और गांव में कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी काम करने का मतलब चाहे वो साफ सफाई हो, कोई एक्टिविटी में शामिल 1 घंटा, उस छोटा परिवार जिसमें 4 या 5 सदस्य होते हैं, 1 घंटा अपना योगदान देश के लिए ज़रूर दे। देश में ही वो गांव आता है,
ताकि उस गांव को देखकर दूसरे गांव भी कुछ शिक्षा लें। अच्छा, उसको डेवलप करने के लिए आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज आपने सेट की हैं कि इसको मॉडल विलेज बनाना है तो ये चीजें यहाँ पर हमें करनी है? हम हेल्थ डिपार्टमेंट से मदद लेंगे कि वहाँ कोई छोटा मोटा पीएचसी टाइप या कोई हेल्थ सब स्टेशन हो, हेल्थ सेंटर हो जाए। स्कूल में मास्टर कितने आते हैं, वो कब तक पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, वो बिल्कुल एक ऑनलाइन किया जाए। उसके ग्राम सभा के माध्यम से आम आदमियों की इन्वॉल्वमेंट करके स्कूल की व्यवस्था ठीक कैसे हो, हर बच्चा ठीक एजुकेट हो ताकि पढ़े। उसके बाद पीने के पानी के लिए हम आरओ सिस्टम, यानी जो हमें पानी मिलता है ड्रिंकिंग वाटर भी, भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है ड्रिंकिंग वाटर, प्रदेश में पब्लिक हेल्थ के माध्यम से पैसा देता है। हम ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट के माध्यम से वहाँ कोई बड़ा आरओ सिस्टम लगाएं। मैंने गुजरात में देखा था इसी प्रकार का। वो लोग सामूहिक तौर पर अपनी पार्टिसिपेशन से वो उस आरओ सिस्टम के माध्यम से खुद भी पानी पीते हैं, पशुओं को भी उसी में से पिलाते हैं। 1 रुपया शायद 20 लीटर पर खर्च आता है। तो क्योंकि यहाँ सरकार का भी सहयोग है, लोगों का भी हम सहयोग लें। इसके अलावा उस गांव को बिल्कुल ऐसा स्वच्छ बनाएं कि उसमें बीमारी ना हो। जिस प्रकार कोई मच्छर मक्खी है ये या कोई कूड़ा करकट है, उसके लिए हम एमपी लैड में से कोशिश करेंगे कोई व्हीकल प्रोवाइड कर दें, वो गांव वाले ही अपने फंडिंग से मिलजुल कर उसको ऑपरेट करें। उसको ले जाके बाहर कहीं उस डस्टबिन में डाल दें, चारों तरफ डस्टबिन डाल के फिर गड्ढे खोद के। मनरेगा एक ऐसा हमारा प्रोजेक्ट है, मनरेगा के माध्यम से साल में 100 दिन का रोजगार दिया जा सकता है। छोटा किसान है प्रदेश में, 2.5 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास ज़मीन नहीं है और 5 एकड़ तक छोटा किसान उसमें शामिल होता है। वो अपने उस कूड़ा करकट को उसी के माध्यम से डाल लगा तो भी उसको मनरेगा के माध्यम से 100 दिन की दिहाड़ी मिलती है, उसी से फायदा लेगा और अपने खेत में ले जाके उसका गोबर का खाद बना लेगा। वो खाद भी देसी खाद होगा जिससे जो पेस्टिसाइड है दूसरे हैं उनको की वजह से जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं वो भी ना फैले, फर्टिलाइजेशन अच्छी होगी। अच्छा, अभी क्योंकि बहुत से एमपी से मैंने बात की जिन्होंने गांव को अडॉप्ट करना था, ऐसा लगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, अभी बहुत सब कुछ नया है। लेकिन आपसे बात करके लग रहा है कि आपने काफ़ी कुछ वर्कआउट किया हुआ है। नहीं, मैं 8-8.5 साल इस पंचायत विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा है, प्रोग्राम पहले से भी थे लेकिन लोगों की जागरूकता नहीं थी, लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब प्रधानमंत्री जी ने जो एक दिशा निर्देश दिया है उससे लोगों की भागीदारी होगी, भागीदारी ही की वजह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस आपके लिए रखी गई सभी एमपीज के लिए, उसमें क्या क्या गाइडलाइंस आपको दी गई हैं? अवेयर क्या? नहीं, ट्रेनिंग एक शुरुआती पहली मीटिंग थी। पहली मीटिंग में क्योंकि तो यहाँ के पंचायत मिनिस्टर हैं मिस्टर धनखड़, उन्होंने भी अपनी बात रखी। एक कोई अधिकारी था मिस्टर पाठक, उसने बताया कि इस प्रकार की हैं, क्योंकि अभी तक लोगों की एक सोच है कि शायद भारत सरकार इसका अलग से बजट दे देगी। बजट तो हमारा अपना है, हमें बजट में नहीं जाना चाहिए। प्रदेश के पास सारे विभाग होते हैं, एजुकेशन का, स्पोर्ट्स का, इरिगेशन का, बिजली का। हम उन्हीं की सहायता लेके कहीं मान लिया मेरे जिस गांव जो मैंने लिया है दोंगड़ा आहिर, अगर कहीं बिजली की समस्या है तो हमने अपग्रेड कैसे करना है, ट्रांसफार्मर 3 है तो उनको 5 कैसे करने हैं। छोटा ट्रांसफार्मर अगर कहीं 63 kVA का है तो हमने 100 की ज़रूरत है तो उसको करें। कहीं कैजुअलिटी होने का खतरा है तो उसको सिस्टम को फीडर को ठीक कैसे कर सकते हैं। कहीं कोई आदमी चोरी तो नहीं कर रहा। सारी प्रोविजंस हैं, आपका कहने का ये मतलब मैं कहता हूँ प्रावधान है, बशर्ते कि उसको कोई लागू करे। प्रधानमंत्री जी ने यही तो बताया है कि सबकी इन्वॉल्वमेंट ईमानदारी से होगी तो हम इस सारे देश को बहुत जल्दी समझ बना। अच्छा, कुछ एमपीज इस तरह से लग रहा है कि अभी भी इसको लेकर नॉन सीरियस है। आपकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें से 2 लोग तो आपकी पार्टी के गायब थे और एक दीपेंद्र हुड्डा गायब थे, जिन्होंने चिट्ठी भी लिखी प्रधानमंत्री को कि ये योजना बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसे तो डेवलपमेंट ही 2025 तक यानी कि 100 साल लग जाएंगे। ये सोच भी गलत है। हम केवल उस गांव को, मेरी पार्लियामेंट में अगर 1000 गांव हैं तो उस गांव को देखकर दूसरे गांव, तीसरे गांव, हम हर गांव में धीरे धीरे करके फैलें और बताएं कि आप भी अब कर सकते हो। हम वहां भी टाइम, अकेला उस गांव में टाइम क्यों देंगे हम?
हम हमारे ज़्यादातर गाँव को धीरे धीरे समझाएंगे कि इस प्रकार करो, हमें अगर आगे बढ़ना है, बीमारी मुक्त होना है तो। तो फिर ये जो आपको लग रहा है कि ये बचना चाहते हैं काम करने से, या फिर इन्हें लगता है कि विपक्ष का एक नई सोच आ गई कि सरकार करती है तो उसका विरोध हमने कैसे करना है? नहीं, आज देश मजबूत तभी होगा जब पक्ष विपक्ष सभी मिलकर हम उस इलाके को ठीक करें, देश को ठीक करें। समस्याएं तो बहुत हैं। लेकिन पहली कॉन्फ्रेंस में ना दीपेंद्र हुड्डा दिखाई दिए, ना राव इंद्रजीत दिखाई दिए, ना आपके अश्विनी जी करनाल के एमपी दिखाई दिए। हाँ, 2-3 एमपी नहीं तो हो सकता है उनको कोई काम हो तो वो जाने। नहीं, लेकिन जितने एमपी आए उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, ऐसी बात नहीं। कब तक आपको लगता है एमपीज इंटरेस्ट तो दिखा रहे हैं, लेकिन कब तक इन सब पर काम शुरू होकर एक जो डेडलाइन दी हुई वैसे है बिल्कुल टाइम दिया है कि पहले आपने गांव को अडॉप्ट करना है, उसके बाद उसका मैप बनाना है, विलेज डेवलपमेंट प्लान यानी गांव का प्लान, क्योंकि आज तक देश में जितने भी गांव हैं वो अनप्लान्ड हैं। शहर में तो हम सेक्टर काट देते हैं, प्राइवेट टाउनशिप भी हैं, वो प्रॉपर प्लानिंग से ये गांव प्लानिंग से कभी नहीं बसता। ये अब हमारी और गांव की सबकी जिम्मेवारी है कि अनप्लान्ड को भी हम प्लान वे से किस प्रकार से। अच्छा, आपको नहीं लगता धर्मवीर जी कि जिस तरह से एमपीज एक गांव अडॉप्ट कर रहे हैं, सभी विधायकों को भी एक गांव अडॉप्ट करने की जरूरत है? केवल सभी, कल एक बहुत अच्छा सुझाव दिया एक अधिकारी ने कि हमने बड़े छोटे अधिकारी ने भी एक गांव अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ये बात चारों तरफ फैलेगी। कोई समिति का चेयरपर्सन है वो अडॉप्ट कर ले, कोई हेडमास्टर कह दे मैं भी एक लूँगा, कोई डीओ एजुकेशन का कहे एक मुझे चाहिए, सीएमओ हेल्थ का कहे कि एक मैं करके दिखाता हूँ, तभी तो बात बनेगी। और यही सोच है प्रधानमंत्री जी की। और तो सभी विधायकों को भी इसमें आगे कदम बढ़ाने चाहिए 100%। लेकिन आप भी विधायक रहे हैं, विधायक निधि जैसी कोई प्रोविजन नहीं है हरियाणा सरकार में। पहले ये हुआ करती थी, फिर ये डिफरेंसेस हुए, उसके बाद ये खत्म हो गई। नहीं, बहुत पहले सिर्फ 50 लाख रुपया पर ईयर एक बार भजनलाल जी ने दिए थे शायद। हाँ। लेकिन ऐसी बात नहीं, स्टेट के पास बहुत फंड है। कहीं एचआरडीएफ है, कहीं स्पेशल। लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह से एमपी फंड है उसी तरह से विधायक निधि भी होनी चाहिए? अगर ऑपोजिशन का विधायक हो तब भी उसे प्रोविजन हो। एमपी लेट तो कुछ भी नहीं है। हम पीछे देखते थे कि प्रदेश में 1200-1300 करोड़ का पैसा गांव के विकास के लिए है। वो भी तो अनफॉर्चुनेट हम सिफारिश पर खर्च करते हैं, सिफारिश से नहीं होनी चाहिए। जरूरत के हिसाब से अगर खर्च करें तो प्रदेश में सारी 6000 गाँव हैं और 6000 गाँव को पैसा है आपके पास 1200 करोड़ रुपया, यानी आप पैसा देखिए ना, यानी तकरीबन 20 लाख रुपया पर ईयर एवरेज के हिसाब से गांव को मिल सकता है। तो फिर देर किस बात की? ये सजेशंस बीजेपी की सरकार केंद्र में है, बीजेपी की सरकार स्टेट में, आप तो ये सजेशन सीएम को दे सकते हैं कि सभी विधायकों को भी बोलिए और विधायक निधि भी हो, सब कुछ हो। प्रधानमंत्री जी का भी यही एक सोच है और हम भी ये बातें सारी माननीय मुख्यमंत्री जी को और हाउस के सभी सदस्यों को चिट्ठी भी लिख के भेजेंगे कि हमने प्रदेश को नंबर 1 पर स्वच्छता के हिसाब से, सफाई के हिसाब से, विकास के हिसाब से आगे ले जाना है, तो ये क्राइटेरिया अपनाएं। बदली हुई परिस्थितियों में बीजेपी की सरकार पहली बार आई इतने सालों में हरियाणा के इतिहास में। अगर हम सियासत के इतिहास में देखें, एक्सपेक्टेशंस भी लोगों की बहुत हैं। किस तरह से आप अभी देख रहे हैं वर्किंग, क्योंकि आप भी प्रदेश की राजनीति का एक अहम हिस्सा रहे हैं, तो आप किस तरह से देखें? एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत हैं, क्या उन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर पाए? जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, जब भी कोई सरकार बदलती थी तो पुराने अधिकारियों को बदलना, अपने चहेतों को लगाना। आपने देखा इस सरकार ने ये नहीं किया। बिल्कुल जो आदमी कैपेबल है काम करो। आपने कभी नहीं सुना होगा फलां का सिफारिशी वहाँ लग गया, ये लग गया, नहीं। यहाँ पर एक चीज और आ रही है सामने, वो ये है कि जिसका आरएसएस के साथ ज्यादा लिंक है उसको कोई ना कोई जगह अच्छी मिल रही, ये निकल कर बात साफ आ रही है। इसका मतलब अगर आप ये मान के चलते हैं तो देश इसका मतलब आरएसएस की बातों में, आरएसएस के कामों में ज्यादा विश्वास करता है। देश नहीं करता, बीजेपी कर रही है। देश इस वक्त बीजेपी चला रही है, वो सेंटर की बात हो या स्टेट की बात हो, तो बीजेपी तो जो दिखा रही है वही बात निकल कर सामने आ रही है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, पूर्ण बहुमत लोगों ने दिया है। लोगों ने बीजेपी पे विश्वास किया, लोगों ने आरएसएस पे विश्वास नहीं किया। लोगों ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया। देखिए, दोनों बातें फर्क है। पहले मैं बता देता हूँ। आपने सिर्फ बीजेपी सुना है।
आरएसएस के काम नहीं देखे। जिस दिन आप भी आरएसएस के काम देखोगे तो आप खुद कहोगे कि आरएसएस से बढ़िया संगठन देश में नहीं। बिल्कुल। चलिए, बेहतर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आने वाले वक्त में हरियाणा की राजनीति को किस तरह बदलते हुए आप देखेंगे? मैं कहता हूँ जिस प्रकार देश में व्यवस्था परिवर्तन है उसी प्रकार प्रदेश में भी एक व्यवस्था परिवर्तन का दौर चला है। खट्टर साहब संगठन से जुड़े हुए थे और मैं तो इनकी इस 1 महीने की कारगुजारी देखता हूँ कि आते ही हर डिपार्टमेंट का रिवीजन करने के लिए पूरा समय देना, वरना लोग समय देते थे दूसरे कामों पर। ये इरिगेशन का, बिजली का, एजुकेशन का, हेल्थ का पूरा टाइम देते हैं कि इसका रिवीजन करके कहाँ कमियाँ हमको दूर किया जा सकता है। मैं कहता हूँ कि अच्छा परिवर्तन हुआ। खुद आप सेटिस्फाइड हैं इस ट्रांजिशन से, अपने कांग्रेस छोड़ और प्रदेश की राजनीति से दूर पार्लियामेंट में बैठ के बीजेपी में आके आपको लग रहा है कि आपको? हाँ, हम पहले गांव में पैदा हुए, गांव से शहर में आए, शहर से यहाँ आए। आप तो कहते हैं कि शहरी लोग राजनीति का जुड़ाव नहीं कर सकते, किरण चौधरी और नहीं, मैं जो कहता हूँ मेरी सुनो तो, इसी प्रकार हमने कांग्रेस में रह के अब अच्छी बीजेपी की राष्ट्रीय सोच में आए हैं। जिस प्रकार गांव का आदमी शहर की तरफ गया है तो कुछ सीखता है, हम इसी प्रकार कांग्रेस की बुराइयों को छोड़ कर इधर आए हैं, अच्छी सोच देखी है और अब देश कैसे आगे बढ़ सकता है उसमें शामिल हुए हैं अब। चलिए, बेहद शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सवालों के चक्रव्यूह से भले ही धर्मवीर जी बच गए हों, लेकिन इस ट्रांजिशन को, इस बदली हुई व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं, इसका फैसला तो हम आप ही पर छोड़ते हैं। लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।